ओके, होमवर्क का कौन सा सवाल था, ये नोट्स का कौन सा पेज नंबर था? पेज नंबर 18। ये तो बड़ा कमाल सवाल था पेज नंबर 18 के ऊपर। पेज नंबर 18 पे कौन सा सवाल था? नहीं, ये तो फारक सवाल था। आगे चलें। और पेज नंबर, ये कौन सा सवाल था? ये तो बहुत ही फारक सवाल था। और कौन सा था? पेज नंबर 17 पर। ये कम से कम हो गया, आपको पेज नंबर याद होना शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। ओहो, ये तो उससे भी फारक सवाल था। ये तो पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन दें, हमें फारक सवाल दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन शुरू की थी लेट आने वालों पर कि ये लेट, अच्छा कल हमने डिस्कशन शुरू की थी कि 3 किस्म की करेंसियां होती हैं। और चित्राल वाले भाई खैरियत से आप? हाइब्रिड में 3 किस्म की करेंसियां होती हैं। क्या करना है मुझे बताएं। अच्छा चलो भाई, इधर भी बांटना शुरू कर दें। ये फीमेल हाइब्रिड में बांटना शुरू कर दें, जाके उधर भी बांटना शुरू कर दें। शुरू करें बांटना। हाँ, इधर किसी किसी बंदे को कह दो ना, इधर बांट दें। आप उधर ले जाओ। मैंने कहा था एक वक्त में तीनों में बांटें, आपने एक में शुरू कर दिए हैं, बाकी 2 में शुरू नहीं करें। भाई कौन सा इलाका है आपका माशाल्लाह? पकड़े माइक भाई। ये कहाँ से, किसी और कॉलेज से आ रहे हैं क्लास लेके? क्या वजह लेट आने की? ये नीचे वाले कॉलेज से आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले? मर्जी है भाई, कौन पूछने वाला है। अम्मी अबू को बताया करें हम इतनी देर लेट पहुंचे थे आज क्लास के अंदर। भाई अब ये कॉपीज बांटे ना तीनों। उस तीसरी क्लास में कौन कॉपीज बांट रहा है? पॉज कर दें। इधर हो जाए जी। किसी को आज वाली कॉपीज ना मिली हो तो हाथ खड़ा कर दें। ये वो तीसरी क्लास में किसी को भी नहीं मिली, जिंदगी में नहीं पूरे हो सकते कभी। अच्छा जी भाई, हम सीए कर रहे हैं और उसमें कैप 6 पे हाथ डाला था 2 दिन पहले। इंशाल्लाह 200 क्लासें होंगी हमारी। 200 ज़्यादा होगी, चलिए थोड़ी कम कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा आपको शाम को छोड़ा जाएगा तो घर जाते हुए डर तो नहीं लगेगा आपको? लगेगा, ठीक है, आपके साथ एक बंदा भेज देंगे। अच्छा मोहतरम, 3 चीज़ें हैं जो करेंसीज की हमने बात की थी। नंबर 1 फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी और प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे इलाके में प्रेजेंटेशन कहा जाता था। बहरहाल अब जो भी नई ट्रेंड चल रहे हैं हमें तो नहीं पता। तो वैसे भी ओरल टेस्ट तो आपका कोई है नहीं। तो 3 किस्म की करेंसियां हैं। नंबर 1 इज फंक्शनल करेंसी एंड नंबर 2 इज फॉरेन करेंसी एंड नंबर 3 इज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सही करा दिया करें मेरा। प्रेजेंटेशन, खार जा रही है, कार जा रही है, खार जा रही, खार। ओके अच्छा, आपने जनरल एंट्रीज किस में करनी है? जनरल एंट्रीज फंक्शनल करेंसी में। आपने जनरल एंट्रीज करनी है माय डियर फंक्शनल करेंसी में। फॉरेन करेंसी जब आपकी, आप सबसे पहले आपने अपने डिसाइड करेंगे फंक्शनल करेंसी कि मेरी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। फंक्शनल करेंसी वो होती है जिसमें मैंने आपको बताया था, जिस मुल्क से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जिस मुल्क में आप लेबर को पैसे दे रहे हैं और जिस मुल्क के अंदर आप अपनी चीजें सेल कर रहे हैं, वो आपकी कौन सी करेंसी है? फंक्शनल करेंसी। जब होंडा एटलस कार के बारे में ये डिसाइड हो गया कि रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान से खरीद रही है,
हाइब्रिड में लेट आने के ऊपर लेबर भी पाकिस्तान से हायर की जा रही है। जल्दी बैठे ना, तो सबको कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट की मत मारी जाती है जबकि लेट आते तो लेबर भी पाकिस्तान से हायर की जा रही है और गाड़ियां भी पाकिस्तान में बेची जा रही हैं। तो जब ये तीन किस्म की चीजें हो रही हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, तो इसके फंक्शंस किस में हो रहे हैं बोले? पाक रुपीज में। इसके फंक्शंस किस में हो रहे हैं? अब पाक रुपीज जब इसकी फंक्शनल करेंसी डिसाइड हो गई, तो इसके बाद जब भी आप कभी फॉरेन कंट्री में डील करेंगे जाके, मिसाल के तौर पे इंजन आपने बाहर के मुल्क से मंगवा लिया, टायर आपने बाहर के मुल्क से मंगवा लिए, तो उस करेंसी को बाहर के मुल्क वाली को क्या कहा जाएगा? फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं हम पेपर में, किसमें? ये हमारा काम होता है, बस हमारे सिलेबस में बस इतना सा है, फॉरेन करेंसी को किसमें कन्वर्ट कर दें? फंक्शनल करेंसी में। और उसके बाद जो P&L और बैलेंस शीट बनता है, ये किस करेंसी में बनता है? प्रेजेंटेशन करेंसी में। और ये कैन बी 1000, कैन बस जितनी मर्जी, कैन बी 1000, जितनी मर्जी। प्रेजेंटेशन करेंसी हजारों कर लें। प्रेजेंट आप अपने अकाउंट से पाकिस्तान में भी कर दें, प्रेजेंट अकाउंट्स बाहर के मुल्क में भी कर दें, जहां मर्जी आपका दिल चाह रहा है आप अपने अकाउंट्स प्रेजेंट कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कल वाले नोट्स निकाल लें। ऑनलाइन वालों को मैंने मैसेज कर दिए थे, कौन से सफ़े एटलीस्ट प्रिंट करवा लें। फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। तो ये एक प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज योर, बोलें? अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट और लीगल एनवायरमेंट में फर्क है। हो सकता है कोई कंपनी जर्मनी के अंदर अपने आप को लीगली इनकॉर्पोरेट करवाए, लेकिन कारोबार सारा पाकिस्तान में करे, डायरेक्टर्स भी पाकिस्तान आ जाएं, एम्प्लॉयज भी पाकिस्तान आ जाएं, सारे आके पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, तो फंक्शंस तो फिर उसके सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि आपने किस मुल्क के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया जाता है, या ये देखा जाता है कि आप अपने फंक्शंस कहां कर रहे हैं। तो ये नहीं देखना कि आप किस मुल्क में रजिस्टर हैं, बल्कि क्या देखना है, आप रॉ मटेरियल कहां से खरीद रहे हैं, आप लेबर को पैसे कहां से दे रहे हैं, आप सेल ऑफ गुड्स किस करेंसी के अंदर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखना है जिसमें आप ऑपरेट करें, या लीगल एनवायरनमेंट को देखना है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जर्नल एंट्रीज आर मेड इन दिस करेंसी। वो एक लफ्ज था लोकल करेंसी, लेकिन ये लफ्ज लॉ में नहीं है तो इसलिए मैंने काट दिया। लोकल करेंसी कोई लफ्ज नहीं। जर्नल एंट्रीज आर नॉर्मली मेड इन दिस करेंसी। भाई ये दिखाना तो मैंने वो कहा, ये जरा उनको याद करा दो अभी मैसेज कर दें। Journal entries are normally made in this currency. Next, it is not necessarily the currency of a country in which an entity operates or is based. इसको भी छोड़ें, बस इंडिकेटर्स की तरफ आ जाएं। प्राइमरी इंडिकेटर्स और, भाई ये तस्वीर खींचो बुक में, ये दो लाइनें उड़ा देंगे हम। प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी इंडिकेटर्स, वो क्या प्राइमरी चीजें हैं जिनसे पता चल जाएगा भाई कल से लीज शुरू हो रही है, तो प्लीज कल से कोई छुट्टी नहीं करनी आप लोगों ने। लीज के बाद इस स्टैंडर्ड की तरफ हम दोबारा वापस आएंगे एक दफा। प्राइमरी इंडिकेटर्स, प्राइमरी इंडिकेटर्स कौन से हैं जिसकी वजह से समझा जाएगा कि ये करेंसी इस कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो जहां पर जिस मुल्क की करेंसी के मुताबिक आपकी सेल प्राइसेस सेट हो रही हैं गुड्स या सर्विसेज की, जाहिर बात है होंडा एटलस कार है तो वो देखेगी टोयोटा वाले गाड़ी कितने की बेच रहे हैं, किया वाले गाड़ी कितने की बेच रहे हैं, तो इन कंपेटिटिव फोर्सेस को सामने रखेगी और रेगुलेशंस को पाकिस्तान के सामने रखेगी, फिर सेल प्राइस सेट करेगी कि मैं गाड़ी कितने की बेचूं। तो जिस मुल्क में आपकी चीजों की सेल प्राइस सेट हो रही है, या जिस मुल्क में कंपटीशन डिसाइड करता है कि आपकी चीजों की सेल प्राइस क्या है, that will be considered as primary indicator। और जिस मुल्क में आप लेबर को हायर कर रहे हैं, जिस मुल्क से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और जिस मुल्क से आप ओवरहेड्स की पेमेंट्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे फैक्ट्री का किराया पे कर रहे हैं या बिजली का खर्चा पे कर रहे हैं, तो ये सारा डिपेंड करेगा। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कंपनी दुनिया में हो
जो कहे मैं आधी गाड़ियां पाकिस्तान में बना के बेचता हूं, आधी गाड़ियां जर्मनी में बना के बेचता हूं, कोई कंपनी ये कहे मैं आधी लेबर को पाकिस्तान में रखा हुआ है, आधी लेबर को जर्मनी में रखा हुआ है, क्योंकि जर्मनी में भी मैं गाड़ियां बना के बेचता हूं, पाकिस्तान में भी बेचता हूं, मैं आधा मटेरियल पाकिस्तान से खरीदता हूं, आधा मटेरियल बाहर के मुल्क से खरीदता हूं, मैं आधी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज पाकिस्तान में इनकर करता हूं, आधी बाहर के मुल्क में करता हूं। तो फिर प्राइमरी इंडिकेटर फेल हो गए, अब प्राइमरी इंडिकेटर हेल्प नहीं कर सकेंगे, फिर सेकेंडरी इंडिकेटर आगे बढ़ के बताएंगे, फिर हम डिसाइड करते हैं। तो कंपनी ऐसी हो सकती है जो कहे आधी गाड़ियां मैंने पाकिस्तान में बना के बेची हैं और आधी गाड़ियां मैंने बाहर के मुल्क में बना के बेची हैं, तो फिर मसला हो जाएगा। उसके हल के लिए फिर आपको कौन से इंडिकेटर देखने पड़ेंगे? सेकेंडरी इंडिकेटर। उसमें फिर आप ये देख लें कि आप लोग लोन किस मुल्क में ले रहे हैं, पाकिस्तान में या जर्मनी में, और आप लोग शेयर इशू कहां कर रहे हैं, यानी पैसा किस मुल्क से इकट्ठा कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, वो पैसा किस मुल्क में इकट्ठा किया। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि किस मुल्क में आप रजिस्टर्ड हैं, ये ना मेन, ये ना प्राइमरी इंडिकेटर है, ना ये तो देखना ही नहीं आपने कि आपने किस मुल्क में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, बस ये देखना है कि पैसा कहां से इकट्ठा कर रहे हैं और लोन कहां से इकट्ठा कर रहे हैं। और ये भी देख लें कि जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आता है उसे आप किस मुल्क के बैंक में रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आता है किस मुल्क के बैंक में रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आपको पता है ना, कैश फ्लो में आप करते थे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेन होती हैं जो डे टू डे की सेल होती है बिजनेस की। तो जो रोजाना बिजनेस की सेल हो रही है वो पैसे पाकिस्तान में रखे जा रहे हैं या जर्मनी में रखे जा रहे हैं, ये जरा देख लें आप लोग। तो ये एक दो चीजें फिर आपको हेल्प आउट कर देंगी, आपको फीलिंग यहाँ से आने लग जाएगी कि यार ये तो सारा पाकिस्तान में ही लोन भी ले रहे हैं, पाकिस्तान में ही शेयर भी इशू कर रहे हैं, पैसा भी पाकिस्तान में रख रहे हैं। अब ये 50-50 था पाकिस्तान और जर्मनी, लेकिन यहाँ आके आपको अंदाजा हो गया नहीं, आप ऐसा करें कि आप जो है वो पाकिस्तान की पाक रुपीज को ही, अब ये कंपनी करेगी क्या, पाक रुपीज को अपनी फंक्शनल करेंसी डिसाइड कर लेगी। अब जर्मनी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो फॉरेन करेंसी की समझी जाएंगी, जर्मनी की हर ट्रांजेक्शन को पाक रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा और सारी जर्नल एंट्रीज किसमें की जाएंगी, सिर्फ पाक रुपीज। तो फंक्शनल करेंसी आपने एक ही डिसाइड करनी है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। फंक्शनल करेंसी आप एक ही डिसाइड करें, बस वही फिर आपकी फंक्शनल करेंसी है। उसके अलावा जो भी दुनिया के अंदर आपने ट्रांजेक्शन की वो आपकी कौन सी होंगी, फॉरेन करेंसीज। बाद में आप P&L बैलेंस शीट बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लें। अच्छा, तो फंक्शनल करेंसी की ये डेफिनेशन है, द करेंसी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच वी ऑपरेट, जहां हम अपना कारोबार कर रहे हैं, इन विच वी ऑपरेट, इन विच वी आर रजिस्टर्ड नहीं, इन विच वी, जहां हम अपना काम कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कहां काम कर रहे हैं, सेल से देख लें, कंपटीशन से देख लें, लेबर मटेरियल से देख लें, फिर भी पता नहीं चल रहा तो फिर कौन से इंडिकेटर यूज कर लें। तो अगर आपके इन इंडिकेटर से जवाब आ गया है तो इधर आने की जरूरत नहीं है, और अगर इन इंडिकेटर से जवाब नहीं आया फिर इधर आ जाए। फंक्शनल करेंसी is not necessarily the currency of a country in which an entity is based, but normally it is। क्या मतलब है, जहां बेस कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में अगर आपने कंपनी बनाई है तो जरूरी नहीं आपकी पाक रुपीज ही करेंसी हो, लेकिन आमतौर पे वैसे ऐसा ही होगा, बट नॉर्मली इट इज। कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई और हेड ऑफिस भी पाकिस्तान में बनाया, लेकिन फैक्ट्री अपनी अफगानिस्तान में बना ली, अब फिर आप अफगानिस्तान की करेंसी यूज करेंगे, लेबर भी वहां से, मटेरियल भी वहां से, गाड़ियां भी वहां बेच रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान में बस एक हेड ऑफिस बनाया हुआ, आपने और कुछ भी नहीं किया हुआ, शेयर होल्डर भी पाकिस्तान में, सब कुछ है, लेकिन फिर प्राइमरी इंडिकेटर सारे उधर निकल गए अफगानिस्तान। तो जिस कंट्री में आप बेस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उस कंट्री की करेंसी ही आपकी करेंसी हो, बट नॉर्मली इट इज, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता भी है कि वही हो। फॉरेन करेंसी की आसान सी डेफिनेशन है, कोई भी करेंसी अदर देन, तो अगर मेरी पाक रुपीस करेंसी डिसाइड होगी है और दुनिया के अंदर 200 करेंसीज हैं, तो 200 माइनस 199, 1 का फंक्शनल करेंसी नाम रख देंगे और 199 का फॉरेन। तो फॉरेन करेंसी में इक्का दुक्का कभी आप डील कर लिया करेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर दिया करेंगे पाक रुपीस के अंदर। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट।
एक्सचेंज रेट तो वही होता है ना, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू करेंसीज, यानी कि $1 इतने रुपए का। स्पॉट रेट होता है जिस दिन आप डील कर रहे हो, यानी जिस दिन आपने सेल की परचेज की उस दिन का रेट स्पॉट रेट। क्लोजिंग रेट ईयर एंड का होता है, तो स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट। एक्सचेंज डिफरेंस को कभी हम गेन में डाल देते हैं, कभी हम लॉस में डाल देते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी एट, यानी हम वो करते थे ना कि $200 कितने पे पड़े हुए हैं और ईयर एंड पे कितने पे आ गए। अब दोनों का जो डिफरेंस होता था उसको एक्सचेंज गेन लॉस कहते थे। दोबारा पढ़ लें, अ डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर एट डिफरेंट रेट्स। यानी अगर आपने 4 मार्च को सेल किया तो 4 मार्च को डेटर पे रेट कोई और लगाया था, 31 दिसंबर तक डेटर ने पैसे नहीं दिए तो 31 दिसंबर को एक्सचेंज रेट और लगाएंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस का नाम बोलें क्या होगा? एक्सचेंज डिफरेंस। मॉनेटरी आइटम्स होते हैं यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी कैश एंड बैंक अपनी जात में मॉनेटरी है। ये सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी मींस मनी आइटम। सबसे बड़ा मनी आइटम कौन सा है? कैश एंड बैंक। यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, चाहे करेंसी आपकी दराज में पड़ी है चाहे करेंसी बैंक में पड़ी। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन, जिसको हमने नाम रखा था रिसीवेबल पेएबल। तो मॉनेटरी आइटम्स आर यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड and amounts to be received or paid in cash. Monetary items of units of currency held and amounts to be received or paid in cash. It is not received or paid in cash. पीपी से तो यूनिट्स प्रोड्यूस होने। इन्वेंट्री इज नॉट मॉनेटरी आइटम। ये जब बिकेंगी तो डेटर आएंगे, डेटर फिर मॉनेटरी आइटम है। In a fixed number of currency units. Examples of monetary item in loan receivable, loan payable, trade receivable, interest payable, pension payable, gratuity payable, dividend payable, ये सारे कैश में पे करने होते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट डिफाइंड बाय IAS 21, बट दे आर आइटम्स दैट आर नॉट मॉनेटरी। मॉनेटरी की डेफिनेशन दी हुई है, नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन नहीं दी हुई। दे इंक्लूड intangibles, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इन्वेंटरीज। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। तो जनरल एंट्रीज किस में होनी है? फंक्शनल करेंसी में। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन करेंसी पढ़ लें, कुछ सवाल है तो पूछ लें। सही है। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? जिसमें हमने क्या बनाने? फाइनेंशियल, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारी चीजें। तो द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड, नॉर्मली इट इज सेम एज functional currency. An entity may have more than one presentation currency. जितनी मर्जी कर लें प्रेजेंट, वो तो जिस मुल्क के आपके शेयर होल्डर्स हैं उस मुल्क में आप प्रेजेंट कर देंगे तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब नोट्स आपको दिए हुए हैं, मैं ना इसमें MCQs का नंबर डाल दूंगा, तो आप हजरात उसको जो है वो देख लीजिएगा। बस फिलहाल अपने रजिस्टर पे लिख लें MCQ नंबर 12 एंड 13। नोट्स में तो आपके पास नहीं है, तो ये मुझे दोनों सॉल्व कर दें। MCQ नंबर 12 एंड 13 बस नहीं है आपके पास नोट्स में, पढ़ें और सॉल्व करें। ये आज वाले हैं? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? कौन से वाले? आज वाले ले लेना, फर्स्ट डे वाले नहीं है, फर्स्ट डे वाले इनको दे दें, लेकिन ये तो मैंने किसी को भी नहीं दिए हुए, ये बस इधर से स्क्रीन से देखना पड़ेगा आपको।
Which of the following is correct in accordance with IS 21? Functional currency and presentation currency of an entity must be same. मस्ट बी सेम का मतलब ये है कि बस सेम ही होनी चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा हो सकता है ना, देखें आप पाकिस्तान के अंदर आपकी कंपनी है और आपके फंक्शंस पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपके कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो अफगानिस्तान के, तो फिर वो कहेंगे यार हमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजो, तो मस्ट बी सेम तो कोई चक्कर नहीं है। और अगर मे भी सेम होता फिर शायद सही था। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ एन एंटिटी मस्ट बी डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट ही होनी चाहिए। नहीं, ये डिफरेंट तो नहीं, होंडा एटलस कार के फंक्शंस भी पाकिस्तान में है और P&L बैलेंस शीट भी पाकिस्तान में बन रहा है, तो ये मस्ट बी डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए, मस्ट मे बी डिफरेंट हो सकता है। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट नहीं, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ये बात सही है, ये तो आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शनल करेंसी की। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स, ये इसको पहुंची हुई सरकार कहते हैं। इस तरह की ऑप्शंस को होती तो हमने पढ़ी भी नहीं होती जिंदगी में, ये डालते और बच्चे कहते हैं ये भी तो हो सकता है सर, वही सर हो सकता है, तो फिर वो लॉ बताता है हमारा, नहीं सर ये वैसे साइंस तो है सर, ये भी कोई। और वही ऊपर हमने कहीं ऐसी बात पढ़ी है कि जो अब्बू कंपनी है हमारी वो कर रही है, हमने भी वही करनी है हरकतें। ये तो बिल्कुल ही अपनी तरफ से इसने को बात बनाई है, ये सेल्फ क्रिएटेड बात है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर? ये कंपेटिटिव फोर्सेस वाला तो प्राइमरी था। करेंसी इन विच फंड्स आर, ये तो प्राइमरी नहीं है। सेल प्राइसेस वाला भी, लेबर मटेरियल वाला भी प्राइमरी। शर्मा क्यों नहीं, बोल दें ABCD बेटा। Which of the following statement is are correct under IS 21? An entity can have only one presentation currency, एक एंटिटी की एक ही प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। पागल ही है, सॉरी। पॉइंट 2, एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। ये तो बात ठीक है, ये तो फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई थी। माजरत भाई, ये जरा देखें पेज 5 आज के नोट्स में है कल के नोट्स में है? अल्लाह करे कल वाले में ही हूँ, है कल वाले में? चलें, गुड। रॉयल फैन इज ऑपरेटिंग इन, तो किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है? पाकिस्तान में। एंड रजिस्टर्ड इन, इट बायज रॉ मटेरियल फ्रॉम एंड सेल्स गुड्स इन, ये कौन से इंडिकेटर्स आपको लग रहे हैं? बाय रॉ मटेरियल एंड सेल्स, यहां से क्या लग रहा है आपको इसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? इसमें क्या करेंगे? और अब और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्रेजेंटेशन करेंसी भी मेरे ख्याल से कौन सी कर लें? पाक रुपीस कर लें। प्रेजेंटेशन करेंसी भी पाक रुपीस। रॉयल फैन इंपोर्टेड अ प्लांट फ्रॉम US एंड नाउ US डॉलर इज इट्स फॉरेन करेंसी, क्योंकि इससे फंक्शनल डिसाइड हो गया ना ऊपर। जब फंक्शनल डिसाइड हो गई है पाक रुपीस है, तो फिर फंक्शनल के अलावा बाकी सारी क्या है बोले? डन, ओके। अगला पढ़ें। Japanese construction company is incorporated in Japan. It has operations in, यानी जापान में पैदा हुआ ऑपरेशन कराने पाकिस्तान आ गया? नहीं, जापान में कंपनी बनी है और इसके बिजनेस ऑपरेशंस कहाँ हैं? जहां ये क्या बनाता है? ब्रिज बनाता है। तो फंक्शनल करेंसी आपके ख्याल से क्या रखें इसकी? पाक रुपीस, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि जापानीज ईंटें मंगवाई जा रही हो, जापानीज रेत मंगवाई जा रही हो, इधर से पाकिस्तानी रेत सादा अपनी वाली होती नहीं, देखो। तो
पाक रुपीज. We will prepare the accounting records in पाक रुपीज. Presentation currency Japanese yen. अच्छा, it can also present, क्योंकि ये लफ्ज लिखा हुआ ना एक तरह का, Japanese construction company is incorporated in Japan, तो फिर जापान वाले शेयर होल्डर्स मांगेंगे ना अकाउंट्स. It can also present its accounts in पाक रुपीज if requested by पाकिस्तान गवर्नमेंट. पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगी तो पाक रुपीज में भी बना दो अपने. Japanese construction company imported plant from US and now US dollar is its. तो foreign currency is a currency other than functional currency. Done? Okay. जी 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 जी. नहीं, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो कोई भी इंडिकेटर नहीं है. मैंने तो ये शुरू में बता दिया था किस मुल्क में आप लीगली रजिस्टर्ड हैं, ये कोई इंडिकेटर नहीं है. ओके, नेक्स्ट जी आगे चलें. अब ये ना अनलकीली आपको नए नोट्स में आना पड़ेगा आज वाले. मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में डिफरेंस हमने क्यों किया था? मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना होता. गुजारना होता है, नहीं गुजारना होता. किसको गुजारना होता है, किसको नहीं गुजारना होता? मॉनेटरी को गुजारना होता है, नॉन मॉनेटरी को नहीं. मॉनेटरी को गुजारना होता है, नॉन मॉनेटरी को नहीं गुजारना. An entity made a credit entity. An entity made a credit sale on January 2010 for US dollar 15. Following exchange rates are available. ठीक है, तुम अपने पास रखो फिर. अवेलेबल है ना सॉरी. तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट $15 इंटू 115. और ईयर एंड पर इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे या नहीं गुजारेंगे? तो वो कई दफ़ा आपने गुजारा हुआ, इसलिए मैं गुजरवा नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे गुजरते हैं. गुजरना देखें कैसे गुजरते हैं. $15 इंटू 117 लेटेस्ट रेट पे आ गया. 1725 वाले डेटर अगर 1755 देने को तैयार हो जाएं तो ये दुनिया में जन्नत. ये 30 मॉनेटरी रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड. डेटर मॉनेटरी आइटम है. डेटर क्या है? मिस्टर आ बॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर US डॉलर 80. इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4 साल बाद चीख मार के मर जाएगी. फिर सॉरी इफ इट्स हर्ट्स यू, इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी. फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन. भाई क्यों फोकस कर रहे हो? वो लिखा हुआ है कि 14 अक्टूबर 2025 को वन नोट का ये वाला वर्जन फारग हो जाएगा. खुदा के लिए नए वर्जन पर आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है. अभी स्विच कर लो या सीखो, इस बार को खत्म करने की ऑप्शन नहीं है. वो देखिए यार कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ. सोच रहे 14 अक्टूबर में भी दिन है. अच्छा, जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 2010 यूजिंग कॉस्ट मॉडल एंड यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल. अच्छा, ये कल एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको रिवाइज करवाना था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी ज़ात में रिसीवेबल पेएबल नहीं है. ये प्रॉपर्टी है, ये डेटर क्रेडिटर लोन रिसीवेबल नहीं है. मॉनेटरी आइटम्स होते हैं डेटर क्रेडिटर लोन रिसीवेबल लोन पेएबल, ये सब कुछ. तो ये अपनी ज़ात में मॉनेटरी आइटम नहीं है. सॉरी क्या कहते हैं, हाँ अपनी ज़ात में ये मॉनेटरी आइटम नहीं है. लेकिन कॉस्ट मॉडल में तो इसको अपने हाल पे इंशाल्लाह हम छोड़ दिया करेंगे. लेकिन अगर कौन सा मॉडल होगा तो इसको जबरदस्ती ईयर एंड पे हमें लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू जब आपकी 31 दिसंबर की दी हुई है तो फिर रेट भी. आप बता दें जिस वक्त मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगा तब मैं कौन कौन से रेट यूज करूंगा? सिर्फ खरीदने के वक्त का रेट यूज करूंगा बस. और जब मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करूंगा
तो खरीदते में ये वाला रेट यूज करूंगा और डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, और ईयर एंड पर, तो ये दोनों सवाल आपको कल करवाए थे। चलें जी, कैलकुलेटर पकड़ें जी, बस एंट्रीज तो कल करवा दी थी, देख लें कितने कितने डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है। 1 जनवरी को डॉलर कितने के, 115 को। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी जात में क्या है, मॉनेटरी आइटम है या नॉन मनी, नॉन रिसीवेबल पेबल नहीं है, तो भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश। अब इसको अपने हाल पे छोड़ दें, ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट यूज करने की जरूरत नहीं है, और इसकी लाइफ कितनी है, 4 साल। अब इसकी लाइफ 4 साल है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसके लिए हम क्या करेंगे, 90/200 डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। बट इफ आई एम नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर, बोले आर नॉट अंडर कॉस्ट मॉडल। लेकिन अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो, तो फिर तो हमने कल क्या बनाया था, टी काउंट बनाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। बोलें जी, 1 जनवरी 10 कैश या काश, काश $80 जरा 109,200। अच्छा जी भाई, इसका लूज है स्विच इसका ना, ये भी जरा उनको बता, 31/12/10 जी, ईयर एंड 9 है 80। इन लोगों ने कल जाके क्लास वाले सवाल दोबारा घर में नहीं किए, खुदा का खौफ करें, ये किस पिंड से हैं आप लोग। ईयर एंड पे भी उसको 80 पे रख रहे हैं, यानी फेयर वैल्यू मॉडल में भी वो 80 पे ही पड़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ये मिलिएगा ये लोग क्लास के बाद जिनके मुंह से 80 निकल गया था। $90 इंटू 117, 10530, 9200 की एंट्री बताओ। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, 10530 की एंट्री बताओ। इसकी कोई एंट्री नहीं होती सर। माशाल्लाह, इसकी एंट्री नहीं होगी, बल्कि ये फेयर वैल्यू, ठीक है जी, बंदा भी बड़ा हो गया, कपड़े भी साथ साथ बड़े हो गए। प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू, बॉल पॉइंट मुंह से निकालो, मुंह से निकालो। और देखो मैं ऐसे रख के बैठा हूं, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, इधर रख के बैठा हूं आपसे फिर भी नहीं पढ़ा जाएगा। प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू भी बढ़ गई और करेंसी का रेट भी बढ़ गया, तो टोटल गेन कितना आ गया, 1330, 1330 या मेरा 130, 1330, मेरा 130 कहां से आ गया, 1330। इफ नॉन मॉनेटरी एटम बोला करें, इफ नॉन मॉनेटरी एटम आर केप्ट एट, देन दे आर गुड्स, इस तरह को लिखा है करेंगे, अब पता नहीं क्या क्या ठोका होता है पेपर में। देन दे आर रीट्रांसलेटेड व्हेन, तो फिर उनको लेटेस्ट रेट के ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर है, बोलें फेयर वैल्यू के ऊपर। जी लाहौर आ गए हैं, लेकिन अभी तक मीनार पाकिस्तान देखने नहीं गए, हाथ खड़ा करें, ले जाइएगा इनको जरा, आज जोहर पड़ गए नहीं जैसे, इनको ले जाइएगा, टच भी करना है, देख के नहीं आना, सिर्फ उसकी टॉप ऐसे टच। चलें जी, कांगरू, कल वाले नोट्स, सही दिमाग की दही बनाई हुई है हमारे, कल वाले नोट्स, आज वाले नोट्स, कल वाले नोट्स, आज वाले नोट्स। इतना हाजिर दिमाग तो मैं कभी जिंदगी में नहीं था जितना ये मुझे कर देंगे। पेज नंबर 47, कल वाले नोट्स में है ना, आज वाले नोट्स, ठीक है, आज वाले नोट्स में पेज नंबर 47।
ये आप तीनों दिन के नोट्स को इकट्ठा करके ना पेजों की तरतीब लगा के स्टेपर कर लीजिएगा घर में जाके, वरना सॉफ्ट पे गुजारा करें। कंगारू हैंगरू लिमिटेड, a Turkmenistan based company is preparing its financial for the year ended, भाई अखा खोल के क्लास लो, पाकिस्तान for year ended 31 दिसंबर 2017. Following transactions were carried out during the year. Prepare the balance sheet, prepare the P&L, extracts for the year ended 31 दिसंबर 2017, prepare the journal entries for the year ended 31 दिसंबर 2017. अब ये रीडिंग टाइम में आप लोगों ने ये नहीं पढ़ना, अच्छा यकम मई को रेट सो है, ओह इट्स नाइस रीडिंग टाइम, यकम जुलाई को ओह है, सवाल पढ़ें आप। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, KL purchased an investment property in United States for US dollar 2.6 million. 10% paise was paid on Yakam May 2017 and 70% paise was paid on Yakam July 17 on transfer of title, and the remaining amount was paid on Yakam August 17 हमारे साल के अंदर ही। On Yakam September 17 KL rented out this property at Salana Kiraya of 0.24 million US dollar for 1 year and received full amount in advance. तो कल हम एडवांस पे कर रहे थे, आज हम एडवांस पे भी कर रहे हैं इस वाली एडजस्टमेंट में, और एडवांस रिसीव भी कर रहे हैं। KL uses the fair value model for its investment property. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल ये यूज कर रहा है। तो अगर लाइफ गिवन हुई तो इग्नोर करेंगे आप। ऑन 31 दिसंबर 2017 एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, यानी हमारी चाची का पुत्र नहीं था, वो हमारी फूफो का पुत्र नहीं था, इंडिपेंडेंट था, यानी हमारे से उसका कोई रिश्ता नहीं था, इंडिपेंडेंट। An independent valuer determined that the fair value of the property was US dollar 2.5 million. चलिए पकड़े बॉल पेन, पैसे खोलें, इसको रख लो भाई, ये तो कपड़ों पे छींटे छोड़ेगा, ये कंपनी को वापस जमा करवा दो जाके। जी बताएं कितने डॉलर की है प्रॉपर्टी? 2.6। तो पहली पेमेंट कितनी है? 10% ऑफ 2.6, 0 पॉइंट। अगली पेमेंट 70% ऑफ 8.2, 20% ऑफ, ये 20 कहां से आया है? 100 माइनस 70 माइनस 10 इंटू 2.52 टोटल आ जाके वो खुद ही बोर्ड चले 2.6 ही आना है ना इसका टोटल। माय डियर ऐसी बातें ना किया करें, प्रोफेशनल स्टडीज करें। चलें जी, पहली जनरल एंट्री कर दें आप लोग। पहली तीनों जनरल एंट्रीज कर दें और किराया मिलने की एंट्री भी कर दें। दूसरा वाला रजिस्टर लें, इस तरह वाला जिस तरह पेपर में लिखना है। ये खुदा को खूब करें, क्या एंट्री की है आपने? कल वाले सवाल नहीं किए घर जाके।
पता चल गया क्या मसला था? नहीं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अभी आई नहीं, तो उसको डेबिट क्यों कर दिया? भाई देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने परचेज की है 2.6 की, इसमें से 10% पेमेंट आपने की है यकम मई को। इससे पता नहीं चल रहा कि ये एडवांस है, लेकिन आगे लफ्ज पढ़े ना, अगली लाइन पढ़ के पता चले कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं आई यकम मई को। अगली लाइन पढ़े, एंड 70% पेमेंट वाज मेड ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम कब हुई है बताएं? तो प्रॉपर्टी की परचेज कब डालनी है? यकम जुलाई। तो फिर ये पेमेंट क्या बन गई? एडवांस। तो इसको एडवांस के अकाउंट में डालेंगे। तो यकम बिल्कुल कल की तरह का सवाल है, एडवांस पेमेंट हुई है, फिर प्रॉपर्टी आई है, फिर बाकी पेमेंट बाद में हुई है। जी डेट बताएं। 1 मई 2017 बोलें जी। एडवांस डेबिट जी, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये फायदा इस कैलकुलेशन का, ये डॉलर्स में निकला हुआ है। $0.26 हमने पे कर दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, जब पेमेंट हो जाए तो अब आज के बाद इन डॉलर्स के बारे में परेशान नहीं होना कि इनके एक्सचेंज रेट का क्या बनेगा। 0.26 इंटू 100 जी बोलें। 26 क्या है ये? रुपीज इन मिलियन, क्योंकि ये 0.26 मिलियन डॉलर है ना, रुपीज इन मिलियन। आगे यकम जुलाई 2017। ये अंडरलाइन करें, टाइटल इज ट्रांसफर्ड। अब क्या डेबिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब कभी सवाल में एडवांस पेमेंट आ जाए तो जब भी प्रॉपर्टी फिर आएगी तो उसकी प्राइस कैसे निकलेगी? बैलेंसिंग। तो इसलिए इसके आगे स्पॉट रेट पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, जो पैसे दे दिए हुए उनको क्रेडिट कर दें, एडवांस अकाउंट को किताबों से खत्म करें, जो आज देने हैं उनको रिकॉर्ड करें, और जो फ्यूचर में देंगे इसको और इसको किस पे रिकॉर्ड करना है? इसको और इसको यकम जुलाई के रेट पे। जो कैश आज दे दिया उसको भी इसी रेट पे रिकॉर्ड करना है। पेएबल जब पे होने तब का रेट हमें तो नहीं पता इस दिन खड़े होके, तो पेएबल को भी इस रेट पे रिकॉर्ड करें, कैश को भी इस रेट पे रिकॉर्ड करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बैलेंसिंग निकालें, लेकिन पहले एडवांस क्रेडिट कर जाएं। 26। चलें जी आगे। यकम जुलाई को 70% 1.82 इंटू जी 19 और बाकी डॉलर 0.52 डॉलर इंटू 0.6। असल में आप देखें एसेट अकाउंट में जा क्या रहा है। एसेट अकाउंट में 70% पेमेंट 105 के एतबार से जा रही है, 20% पेमेंट 105 के एतबार से जा रही है, और जो 10% पेमेंट है वो 100 के एतबार से जा रही है। तो ये तरीका गलत था कि हम पूरे 2.6 को पकड़ के, 2.6 की है ना, पूरे 2.6 को पकड़ के अगर हम 105 कर देते तो ये गड़बड़ था। हालांकि एक अमाउंट हम पे करके रिलैक्स हो चुके हैं, तो इसलिए जब कभी एडवांस का सवाल आएगा तो फिर ऐसी सूरत में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की प्राइस को कैसे निकालना है? बैलेंसिंग। 270 पॉइंट क्या चीज? पॉइंट्स नहीं, ठीक है जाने दें, कोई
अच्छा जी, यकम जुलाई 2017। अब पेमेंट कराएं अगली 1 अगस्त 2000। कितनी पेमेंट हुई है? 0 पॉइंट। लेकिन यकम अगस्त को जिस वक्त पेमेंट करने गए उस वक्त रेट क्या है? 108। पहले कैश को लिखा करें 0 पॉइंट इंटू पेएबल को किताबों से खत्म करें 54 पॉइंट। अब अगर 54 वाले को 56 दे दें तो हमें क्या होगी? 1.56। चलें जी, लास्ट थिंग, अब किराए की एंट्री। किस दिन प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई है? यकम सितंबर। किराया हर महीने के एंड पे आ रहा है, 6 महीने के एंड पे आ रहा है, या किराया पूरा साल का एक ही दफा साल के शुरू में आ रहा है? On Yekam September, KL rented out this property at annual kiraya of $0.24 million for 1 year and received पूरे पैसे in advance on the Yekam September को ही पूरे पैसे एडवांस में आ गए। जी, कैश एडवांस फ्रॉम, जी बोले, एडवांस फ्रॉम टेनेंट। एडवांस फ्रॉम टेनेंट, जिसको आप सेल ऑफ गुड्स के केस में कहते थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो अब हम अपनी बिल्डिंग उसको दे रहे हैं किराए पे, तो वो हमारे लिए किराएदार बन गया। तो एडवांस फ्रॉम टेनेंट। अब ये एडवांस एसेट नेचर का है या लाइबिलिटी नेचर का है? पहले एडवांस दिया था तो प्रॉपर्टी आनी थी, अब एडवांस दिया है तो फ्यूचर में इसके अगेंस्ट रेवेन्यू, सॉरी एडवांस मिला है, एडवांस मिला है तो फ्यूचर में इसके अगेंस्ट क्या कमाएंगे? रेवेन्यू कमाएंगे। तो अगर मुझे किराएदार किराया दे जाए तो मैं क्यों ना एंट्री कर लूं कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। अगर मुझे किराएदार किराया दे जाए तो मैं क्यों ना एंट्री कर लूं कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, क्योंकि अभी बिल्डिंग प्रोवाइड, अभी सर्विसेज नहीं दी, सर्विसेज तो पूरे साल में देनी है। अब क्या करें? कैश डेबिट एडवांस, कितने डॉलर मैंने उससे साल के मांगे? 0.24। किस दिन मांगे उससे? और वो दे गया यकम सितंबर को। 0.24 इंटू 110, हाँ जी 26.4। कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम टेनेंट या एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब जीएन एंड का वेट करें या हर महीने किराया बुक कर लें? सितंबर के एंड पे, अक्टूबर के एंड पे, नवंबर के एंड पे 4 दफा किराया बुक करें या एक ही दफा कर लें? कब किराया रिकॉर्ड करें? रेंटल इनकम। कैसे रिकॉर्ड करें? हाथ खड़ा करके बताएं। किसको 4/12 कर लें? 26.4 किस में है? पाक रुपीज में। और 0.24 किस में है? डॉलर में। ऐसा ना करें 0.24 डॉलर साल का किराया है तो 4 महीने का किराया मुझे बता दो
और उसको मल्टीप्लाई कर दें 31 दिसंबर के रेट से, 31 दिसंबर के रेट से। भाई एडवांस को आपने बाद में कभी भी नहीं छेड़ना। एडवांस मनी टाइप चीज है या इसके अगेंस्ट इनकम बुक होनी है फ्यूचर में। देखें ये एडवांस मनी नहीं है, ये भी नॉन मनी है। ये जो एडवांस दिया था इसके बदले प्रॉपर्टी आनी थी, तो ये नॉन मनी था। पैसे आने होते तो फिर मनी आइटम होता। रिसीव, और ये जो एडवांस लिया है अब इसके अगेंस्ट में फ्यूचर में कोई मनी नहीं आनी जानी, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में हमने उसको बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है और बिल्डिंग प्रोवाइड करके रेंटल इनकम बुक करनी है। सो ये एडवांस भी कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी। कल पे कर रहे थे, आज एडवांस क्या कर रहे हैं? रिसीव। दिस एडवांस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी। असल में अब हमें कंसर्न ही नहीं होना चाहिए ना डॉलर का क्या बना। क्यों नहीं हमें कंसर्न होना चाहिए डॉलर का क्या बना? वो सारे के सारे पैसे मुझे देके चला गया, अब डॉलर जमीन पे जाए आसमान पे जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने सारा किराया उससे ले लिया पहले दिन ही। तो क्या मैं फॉरेन करेंसी रिस्क में एक्सपोज्ड हूं? मुझे डर लगे कि डॉलर का क्या बनना है? मैंने आप सिर्फ क्या प्रोवाइड करनी है अपनी। बिल्कुल ये गलत तरीका है ये। आप मुझे बताएं पाक रुपीस में आए कितने हैं? ये कितने महीने के हैं? बस पाक रुपीस से खेलें, डॉलर से खेलने की जरूरत नहीं। 8.8। ये कितने लोगों ने ऑलरेडी एंट्री कर ली हुई थी किराए बगैर? ओके 8.8। और डेबिट किसको कर दें? कितना? 8। चलें पी एंड एल बैलेंस शीट बना लें। ये रिक्वायरमेंट बी हमने कर लिया, रिक्वायरमेंट ए आप खुद कर लें। जी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू भी ले आते हैं। EL uses the fair value model for on 31 December independent value determined that fair value was $2.5. Working number 1, working number 2, investment property। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितना डाल चुके हैं? 271.7। एडिशन रिकॉर्ड की हुई है 271.7। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या हो गई? 2.6 से कम होके 2.5 पे चली गई। 2.5 डॉलर और लेटेस्ट एक्सचेंज रेट क्या है? 116 जी। जी अब बता दें बैलेंसिंग क्या आएगा? 18.3। गेन लॉस एंट्री करा दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और P&L $18.3। DONE डन।
जी P&L बनवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई कैप से फोन था। अच्छा P&L पेपर दोबारा देंगे। P&L में क्या क्या आ रहा है भाई? एक्सचेंज लॉस आ रहा है, पेबल्स पे आया है, सही है ना? पेबल क्रिएट किस पे किया था? ऐसे कभी अंग्रेजी में भी लिखने को पूछ सकते हैं ना, ये लॉस क्यों आया है? पेबल क्रिएट किस पे किया था? 105 पे, लेकिन जब पेबल पे करने गए तो इस वजह से लॉस की नेचर भी तो पता होनी चाहिए ना, इस वजह से लॉस आया। पेबल के ऊपर लॉस आया था। पेबल अगर मौके पे हो जाता फिर ये लॉस भी ना आता। दूसरा बताएं, रेंटल इनकम। और ये तो जो IS 40 के अंदर आता था, लेकिन इसमें करेंसी का इंपैक्ट भी आज शामिल हो गया, ये वो वाला है। तो ये तीन चीजें कहां ले जाएं? P&L में। बताएं जी, हिम्मत करें। एक्सचेंज लॉस कितना? 1.56। आगे अदर इनकम में रेंटल इनकम, ठीक है। फेयर वैल्यू गेन 18.3। बैलेंस शीट बना दें, तख्ता तवाज़ुन। एक्सचेंज हाँ हाँ वो कोई नहीं, बस खैर है। IS 40 वाली हेडिंग ही देंगे आप, फेयर वैल्यू गेन, कोई मसला नहीं जी। बैलेंस शीट में क्या जाएगी? नॉन करंट एसेट्स में क्या बोले तो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 271.7 पे जाएगी या लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे? वो तो ठीक है, उनका कैरेट और मुझे देखना पड़ेगा। 290। और क्या पसंद करेंगे इधर? एडवांस। एडवांस कौन सा वाला, जो पे किया था या जो रिसीव किया था? जो पे किया था वो तो फारग हो गया। पेबल जाएगा बैलेंस शीट में? पेबल तो पे हो गया। ये वाला एडवांस अभी जिंदा है या मर गया है? थोड़ा सा मर गया है। अच्छा ठीक है, तो जितना जिंदा है उसको ले जाएं बैलेंस शीट में। करंट लायाबिलिटी, लायाबिली कितने पे क्रिएट किया था? 26 पॉइंट। होंठ लाया करें ना, होंठ किस लिए है? 26 पॉइंट और कितने से रिवर्स हुआ? 8.8। 26.4 पुत्र 26.4 माइनस 8.8 बार कितना आया? Guys, please be professional. 17.6. That's nice. साइन कर दें अपने, और ये दोबारा भी करके दिखाने हैं। ये स्टैंडर्ड आई कैप ने उन स्टैंडर्ड्स में डाला हुआ है जिसमें से आपको 7-8 नंबर आता है, यानी जो प्रॉपर 15, 16, 18 नंबर के सवाल होते हैं वो इस स्टैंडर्ड में से नहीं आएंगे। ये आई कैप की नज़र में छोटे स्टैंडर्ड्स में हैं, लेकिन ये छोटे ही आपको पता है मदद करते हैं, बड़े तो आजकल सॉरी गलत बुक सब मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आए पेज नंबर 14 पे। ये आज वाले नोट्स, कल वाले नोट्स आप ही बता दिया करें फिर मुझे, ये आज वाले होंगे मेरे ख्याल से। पेज नंबर 14, ये दही बनी हुई है ना नोट्स की 3 दिन में, इसको सारा इकट्ठा करके कंपाइल कर लीजिएगा घर जाके, और देख लीजिएगा कोई सफ़ा दोबारा फोटोकॉपी कराना पड़ा बीच में लगाने के लिए तो उसको कर करा के। उठो बेटा, आंखें खोलो।
दूसरी पार्टी बनाए भाई, दूसरा पार्ट बनाए।